टुडे वी विल स्टडी इमोशनल इंटेलिजेंस। और ये इमोशन जो है ना वो हम किसी भी व्यक्ति के पर्सनैलिटी को बनाने में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। इट इज़ इमोशन विच मेक्स यू स्ट्रांग, विच मेक्स यू परफेक्ट, इट इज़ इमोशन विच मेक्स यू फीबल, वीक। तो ये सारा चीज़ है। तो इमोशंस कितने तरह के होते हैं, ये इमोशन चैप्टर को भी मैंने थोड़ा सा कवर करने की कोशिश की है। तो इमोशन दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव इमोशंस अच्छे माने जाते हैं, ये होने चाहिए, जिसमें क्या क्या आता है, अफेक्शन, अम्यूजमेंट, मनोरंजन, क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा, जॉय, खुशी। ये सारे तरह के जो इमोशंस हैं, ये भावनाएं जो हैं, ये पॉजिटिव है, ये व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक होती हैं। ये मेक्स द पर्सनैलिटी स्ट्रॉन्ग एंड एडोरेबल। नेगेटिव इमोशंस जो होते हैं, जैसे डर, एंगर, जेलसी जब होती है, इस तरह के इमोशंस जो है आप में क्या होता है, नेगेटिविटी बढ़ते हैं। और इन इमोशंस के आने से आपके बॉडी में टॉक्सिन पैदा होता है, आप फिजिकली, मेंटली और इमोशनली हर तरह से डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इमोशंस एंड इमोशनल बिहेवियर क्या है, ये जो है इमोशंस, जो तरह तरह के इमोशंस हुए, पॉजिटिव और नेगेटिव। और इमोशनल बिहेवियर क्या है, जो बॉडी में साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल चेंज लाते हैं। ठीक है, साइकोलॉजिकल हो गया भावना से संबंधित, फिजिकल हो गया कि जो बॉडी में आपका नेगेटिव इमोशंस से जो टॉक्सिन्स आता है, और पॉजिटिव इमोशंस से सेरोटोनिन बनता है, तो जिससे आपके बिहेवियर में, आपके पर्सनैलिटी में पॉजिटिविटी आती है। तो इंटरनल ये दो तरह का होता है, इमोशंस और इमोशनल बिहेवियर। पहला होता है इंटरनल साइकोलॉजिकल चेंजेस, जिसमें क्या होता है कि आपके इमोशंस का प्रभाव जो होता है, उससे आपके आंतरिक साइकोलॉजी में या फिजियोलॉजी में चेंज होता है। साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल चेंज आता है जो कि आपके कंट्रोल के बाहर है, और आपके इमोशंस से ये प्रभावित हो जाता है। जैसे इसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं, साइकोलॉजिकल के साथ साथ फिजियोलॉजिकल भी, यहाँ पर प्लस करके मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, फिजियोलॉजिकल, शारीरिक। तो इसमें क्या है, इनवॉलेंटरी जो फंक्शंस होते हैं बॉडी के अंदर, जिसमें आपका चेंज आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आप गुस्सा होते हैं, आपका हार्ट बीट बढ़ जाता है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग, फंक्शनिंग ऑफ ग्लैंड्स, ये सारी चीज़ें आपके इमोशंस से प्रभावित होती हैं। पॉजिटिव इमोशंस इनको पॉजिटिवली अफेक्ट करता है, और नेगेटिव इमोशंस इनको नुकसान पहुंचाता है। या इस तरह के इमोशंस से आपके फिजिकल डेबिलिटी बढ़ती है, या फिर आपकी तबीयत खराब होती है। तो ये सारी चीज़ें हुई इंटरनल साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल। एक्सटर्नल या ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, बॉडी में चेंज आता है। तो इमोशंस इंटरनल जो होता है, उसमें क्या होता है, हार्ट बीट बढ़ जाएगा, आप घबराने लगेंगे, या फिर खुशी से भी आप कूदने लगते हैं, खुश हो जाते हैं। तो ये सारा इंटरनल साइकोलॉजिकल चेंज है, जो आपके अंदर सेरोटोनिन को बढ़ाता है या टॉक्सिन को बढ़ाता है। और एक्सटर्नल या ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, जो ये इंटरनल चल रहा है बॉडी के अंदर, ये बॉडी का फंक्शनिंग को अफेक्ट कर रहा है, जो कि इनवॉलेंटरी है, जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। दूसरा है एक्सटर्नल, जो कि दिखता है, बिहेवियरल चेंजेस आ जाता है, जिसमें फेशियल एक्सप्रेशन होता है कि आपका पॉजिटिव इमोशंस है तो आपका चेहरा में पॉइज आएगा, कामनेस आएगा, हैप्पीनेस दिखेगा, आंखों में चमक आएगी, ये सारी चीज़ें। और गुस्से में आपकी आंखें लाल हो जाएंगी, आपके चेहरे, फ्राउनिंग फेस हमेशा नेगेटिव इफेक्ट देता है। फिर बॉडी पोस्चर भी आपका बदल जाता है, आप एग्रेसिव लुक देने लगते हैं, और नहीं तो कंफर्टेबल लुक देते हैं। तो ये हुआ। फिर वॉइस आपका चेंज होता है, वॉइस क्रैक करने लगता है, बहुत जोश में बोलते हैं, जब गुस्से में बोलते हैं, एरोगेंस आता है, या फिर वोकल एक्सप्रेशंस, ये सारी चीज़ें जो हैं वो देखी जा सकती हैं। ये एक्सटर्नल चेंज आता है इमोशन से। तो ये तो हो गया इमोशंस, जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। और ये किस तरह से देखा जाता है, ये हो सकता है इंटरनल साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंज एंड एक्सटर्नल ऑब्जर्वेबल बॉडीली चेंज। अब इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, जैसा कि मैंने बताया, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ वंस हेरिडिटी एंड इंटरैक्शन विथ एनवायरमेंटल फैक्टर्स।
ये भी हेरिडिटी और एनवायरनमेंट से प्रभावित होता है। इमोशनल इंटेलिजेंस भी, जैसे कि इंटेलिजेंस प्रभावित होता है जीन से, वैसे इमोशनल इंटेलिजेंस भी प्रभावित होता है हेरिडिटी से, और जिस माहौल में आप पढ़ते बढ़ते हैं रहते हैं। तो ये कहा जाता है, जैसे स्लम एरिया में जो बच्चे ग्रो करते हैं तो उनका एनवायरनमेंट जैसा होता है, उनका बिहेवियर में उनका इमोशंस उसी तरह का हो जाता है। इट इज सेड दैट ए पर्सन्स इमोशनल इंटेलिजेंस मेजर्ड थ्रू इमोशनल कोशेंट। जैसे इंटेलिजेंस कोशेंट में IQ होता है, वैसे ही इमोशनल कोशेंट में को हम EQ से दिखाते हैं। तो कहता है कि EQ इज ग्रेटर प्रेडिक्टर ऑफ सक्सेस ऑफ ए पर्सन देन IQ। कहता है कि कोई भी व्यक्ति की सक्सेस को, भविष्य में वो कितना सक्सेसफुल होगा, इसका हम एसेस कर सकते, इवैल्यूएट कर सकते EQ से, ना कि IQ से। IQ से ज़्यादा प्रेडिक्ट करता है EQ, इमोशनल कोशेंट। तो कह रहा है कि इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो कब किसने सबसे पहले कॉइन किया था ये वर्ड? सबसे पहले दो अमेरिकन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर जॉन मेयर एंड डॉक्टर पीटर सैलोवे, ये दोनों ने पहले बताया था। ये क्वेश्चन आपका बन सकता है कि सबसे पहले 1990 में अमेरिका के दो प्रोफेसर थे, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर जॉन मेयर एंड डॉक्टर पीटर सैलोवे ने इसका सबसे पहले कॉइन किया था। लेकिन इसका क्रेडिट, इसको पॉपुलराइज करने का क्रेडिट, इसको साइकोलॉजी में लाने का क्रेडिट जाता है डेनियल गोलमैन को, जो कि वो भी एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, और वो उन्होंने इसे 1995 में अपने बुक इमोशनल इंटेलिजेंस में इसका वर्णन किया। तो ये कॉइन किया गया शुरू में किसके द्वारा? डॉक्टर जॉन मेयर एंड पीटर सैलोवे के द्वारा, क्योंकि उनका बनाया हुआ कुछ टेस्ट भी है EQ को जांचने का। और इसको पॉपुलराइज किया डेनियल गोलमैन ने 1995 में। ये क्वेश्चन बन रहा है। फिर एक ये भी क्वेश्चन है कि गोलमैन की बुक का क्या नाम है? क्योंकि बुक का नाम ही इमोशनल इंटेलिजेंस है तो ये कंफ्यूज कर सकता है, इसलिए इसमें और कोई भी चीज़ नहीं है, बुक का सीधा नाम है इमोशनल इंटेलिजेंस। इसको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? इमोशनल इंटेलिजेंस एक क्षमता है, कैपेसिटी है इमोशंस को डील करने की क्षमता है। किस एरिया में? 4 एरिया में इमोशन को डील करने की क्षमता है। टू परसीव इमोशंस, कोई भी इमोशंस को आप किस तरह से परसीव करते, किस तरह से उसको आप देखते हैं, किस तरह से उसको समझते हैं। टू इंटीग्रेट इन थॉट, फिर उस इमोशन को अपने थॉट में किस तरह से लाते हैं। फिर टू अंडरस्टैंड इट, इमोशन को समझना, एंड टू मैनेज इट, समझने के बाद उसको मैनेज करना, किस तरह से किसी के इमोशंस को आप मैनेज करते हैं। तो एक व्यक्ति इमोशनली इंटेलिजेंस कब होगा? ए पर्सन विल बी इमोशनली इंटेलिजेंट व्हेन ही इज एबल, जब वो आइडेंटिफाई कर सकता है बहुत सारे इमोशंस ऑफ अदर, दूसरों के इमोशंस को वो आइडेंटिफाई कर सकता है, तब वह व्यक्ति इमोशनली इंटेलिजेंट माना जाएगा। तो कौन सा इमोशंस दूसरे का उसको आइडेंटिफाई करना है या उसे पहचानना है? तो थ्रू फेस रीडिंग, बॉडी लैंग्वेज और वॉइस टोन से। अगर वो किसी व्यक्ति के आप फेस से आप पकड़ लेते हैं कि वो उदास है या वो खुश है, वो निराश है या दुखी है, ये चीज़ को आप सैड है, हैप्पी है, डिप्रेस्ड है, डिसअपॉइंटेड है, इस चीज़ को आप अगर उसके फेस के एक्सप्रेशन से पकड़ लेते हैं या उसके बॉडी लैंग्वेज से आप पता कर सकते हैं कि उसका शोल्डर्स ड्रूपिंग है, ड्रूप कर रहा है शोल्डर, निराश में है, सिर झुकाए हुए है, हारा हुआ सा उसका बॉडी लैंग्वेज है। तो इसको अगर आप पकड़ पाते हैं, या उसके वॉइस के टोन को, कोई जो बहुत खुश होता है वो बहुत उसका वॉइस टोन बहुत एक्साइटेड होता है, खुशियों से भरा होता है, कोई बहुत डिप्रेस्ड होता है तो उसकी आवाज़ से पता चलता है। तो अगर आप ये सारी चीज़ को जो व्यक्ति आइडेंटिफाई करता है वो इमोशनली इंटेलिजेंट होता है। वो किसी दूसरे के इन सब फीलिंग्स को पकड़कर उसके बॉडी लैंग्वेज, उसके फेशियल एक्सप्रेशन को या वॉइस टोन को देखकर वो असेस कर सकता है कि ये पर्सन अभी दुखी है, इसको हेल्प चाहिए, एम्पैथी चाहिए, सिंपैथी चाहिए। अगर वो समझ पाता है तो दैट पर्सन इज इमोशनली इंटेलिजेंट। सेंस हिज ओन फीलिंग्स एंड इमोशंस,
वो व्यक्ति इमोशनली इंटेलिजेंट है जो अपने फीलिंग्स को भी समझ सकता है और उसको आइडेंटिफाई कर सकता है या सेंस कर सकता है कि मैं बहुत अभी दुखी हूँ, मैं डिप्रेस्ड हूँ, मैं नेगेटिविटी में जा रहा हूँ। ये चीज़ को अगर आप पकड़ पाते हैं तो अपने इमोशंस को जब आप समझ पाते देन यू आर इमोशनली इंटेलिजेंट। तीसरा है यूज हिज इमोशनल फीलिंग्स इन एनालाइजिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एट्सेट्रा। सपोज आपको कोई ऐसा इमोशन, डिप्रेशन या कुछ नेगेटिव चीज़ें आ रही हैं, तो आप उसको ओवरकम करने के लिए जो चीज़ से आपको ये नेगेटिव फीलिंग आ रही है उसको आप दूर करने की कोशिश करते हैं, जिससे आपको प्रॉब्लम आ रही है उस प्रॉब्लम को आप सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, देन यू आर इमोशनली इंटेलिजेंट। अपने इमोशनल फीलिंग को एनालाइज करने में, आपकी समस्या को एनालाइज करने, उससे सॉर्ट आउट करने, उसे दूर करने में जब यूज करते हैं तो आप इमोशनली इंटेलिजेंट हैं। हैव प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर एंड आउटकम ऑफ हिज इमोशंस। अगर आपको पता चल जाए कि आपके इस इमोशंस से क्या आउटकम होगा और लोगों पर क्या उसका प्रभाव पड़ेगा, आपके पेरेंट्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपके क्लासमेट्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपके सोसाइटी में आपके इमोशंस से क्या असर होगा, इफ़ यू आर एबल टू जज दैट और एनालाइज दैट देन यू आर इमोशनली इंटेलिजेंट। हैविंग प्रॉपर कंट्रोल ओवर द एक्सप्रेशन एंड यूज ऑफ इमोशंस। बहुत लोग हैं अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते, वे तुरंत बस्ट कर जाते हैं, या तो एंगर में, या तो रोना शुरू करते, या तो वीक होते हैं इतने कि रोने लगते हैं, या कोई जरा सा प्यार से बोला, समस्या में आप हो, सिंपैथी दिखाई, आपके आंसू गिरना शुरू करते हैं। तो ये सारी चीज़ों को जब आप कंट्रोल, बहुत लोग ऐसे होते हैं, हमने देखा है, आप भी देखे होंगे कि बहुत लोग हुए कि अपनी फीलिंग को पता नहीं चलने देते हैं पब्लिकली, वो एकदम नहीं पता चलने देते हैं कि उनके अंदर क्या चल रहा है। तो वैसे लोग इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं। और जो लोग जिसकी फीलिंग्स को अगला आराम से समझ लेता है या देख लेता है तो वो इमोशनली वीक हो जाते हैं, तो दे आर नॉट इमोशनली इंटेलिजेंट। अब 4A बताया गया है, इमोशनल इंटेलिजेंस का 4A है। 4A का क्या क्या है? अवेयरनेस, एक्सेप्टेंस, एटीट्यूड्स एंड एक्शन। 4A याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है, 4A's ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। व्हाट आर दे? फर्स्ट इज अवेयरनेस, जागरूकता। What are you feeling? When are you feeling? So if you are aware of your feelings, whether it is good or not, it should be there or not, अगर ये आपको फीलिंग आ रही है, आप अवेयर हैं कि आपकी फीलिंग जो आ रही है, इमोशंस जो आ रहे हैं वो सही हैं या गलत हैं, तो ये 4A में से इमोशनल इंटेलिजेंस का एक एस्पेक्ट आपने कवर किया, अवेयरनेस। दूसरा है एक्सेप्टेंस, स्वीकार करना। एक्सेप्टिंग इमोशंस आर बायोलॉजिकल प्रोसेस एंड नॉट ऑलवेज रैशनल। इस चीज को स्वीकार करना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इमोशंस जो हैं ये बायोलॉजिकल प्रोसेस हैं, सो ऑल इमोशंस आर नॉट रैशनल, सही नहीं है, सभी इमोशंस सही नहीं होते। हर इमोशंस को पैम्पर करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ इमोशंस को ब्रेक करना होता है, रोकना होता है, चेक करना होता है। किस पेरेंट्स भी चेक कर सकते हैं, सोसाइटी भी चेक कर सकता है, टीचर भी चेक कर सकता है, फ्रेंड भी चेक कर सकता है। तो ये एक्सेप्ट करना कि सारा इमोशन सही नहीं है। सॉरी। तीसरा है एटीट्यूड। एटीट्यूड क्या है? क्या इमोशंस के साथ आपका एटीट्यूड अटैच्ड है? ठीक है, बहुत सारा एटीट्यूड आप दिखा रहे हैं कि इमोशंस जो आपका है वो सही है, आप मानने के लिए तैयार नहीं है, समझने के लिए तैयार नहीं है, तो दैट इज अटैच्ड टू इमोशंस। सो इफ इट एटीट्यूड इज नेगेटिव देन यू आर नॉट इमोशनली इंटेलिजेंट. If it is positive, your attitude is positive towards your emotions, you are ready to check it, ready to improve it, then your attitude is positive, then you are emotionally intelligent. And the last one is action. Action, behavior one takes based on emotions and attitudes. अपने attitudes और अपने emotions के हिसाब से आप किस तरह का behave करते हो, that behavior is also detrimental or determines whether you are emotionally intelligent or not. So if you handle them properly, your action is
प्रॉपर और सही एक्शन आप लेते हैं किसी इमोशंस को हैंडल करने में, देन यू आर इमोशनली इंटेलिजेंट। अब EQ के बारे में क्या कहा जाता है कि ये बहुत पावरफुल है, IQ से ज़्यादा पावरफुल है, ये माना जाता है। EQ ज़्यादा पावरफुल है, ये गोल्डमैन का कहना है, गोल्डमैन का स्टेटमेंट है कि EQ जो है इमोशनल कोशेंट जो है भावनात्मक लब्धि, बुद्धि लब्धि होता है IQ, EQ है भावनात्मक लब्धि, ये ज़्यादा पावरफुल है IQ से। IQ कंट्रीब्यूट्स ओनली 20% और अदर फैक्टर्स जो हैं वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं किसी के लाइफ में सक्सेसफुल होने में। तो ये 20% IQ है। रेस्ट ऑफ द अदर फैक्टर्स इंक्लूड्स इमोशनल इंटेलिजेंस ऑल्सो। अनलाइक IQ, EQ इज बेस्ट प्रेडिक्टर ऑफ सक्सेस इन लाइफ। जिसका EQ अच्छा होता है वो ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। IQ नहीं ये प्रेडिक्ट कर सकता है कि वो कोई भी लाइफ में कितना सक्सेसफुल होगा, बट EQ इज एबल टू प्रेडिक्ट दैट। ये बच्चों के केयर में, घर, स्कूल, गाइडेंस, काउंसलिंग सब में इमोशनल EQ का यूज किया जाता है। EQ इज यूजफुल। इमोशनल इंटेलिजेंस कैन बी मेजर्ड बाय। इमोशनल इंटेलिजेंस को मेजर करने का कुछ स्केल है। इसमें है मेयर इमोशनल इंटेलिजेंस स्केल, जिसको MEIS कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज MEIS, और उसके बाद आपके ऑप्शंस आएंगे। तो ये इमोशनल इंटेलिजेंस को मेजर करने का स्केल है। दूसरा है मेयर सैलोवी, जो कि पहले कॉइन किए थे, जॉन मेयर एंड पीटर सैलोवी। एंड कैरेसो इमोशनल इंटेलिजेंस टेस्ट, MSCEIT, ये भी इंटेलिजेंस को, EQ को मेजर करने का टेस्ट है। फिर तीसरा है बार ऑन EQ इन्वेंट्री, इसको EQI भी कहा जाता है, EQ-i। इसमें क्या होता है, ये सब जो इन्वेंट्री है इसमें स्केल्स बने होते हैं। तो इसका क्वेश्चन का एक मैंने एग्जांपल दिया है कि टेस्ट आइटम कैसे होंगे। जो ये टेस्ट लिया जाएगा तो उसमें क्वेश्चंस कैसे होंगे। टेस्ट आइटम्स मतलब क्वेश्चंस इन्वेंट्री में, स्केल में। जैसे मैं एक क्वेश्चन होगा कि आई फाइंड माई सेल्फ यूजिंग माई फीलिंग्स टू हेल्प टू मेक बिग डिसीजंस इन माई लाइफ। मतलब कि मैंने अपने फीलिंग्स को पाया कि ये मुझे जीवन के बड़े डिसीजन लेने में मदद करते हैं। अब इसमें आपका ऑप्शंस है आंसर में, ऑलवेज, यूजुअली, समटाइम्स, रेयरली, नेवर। इसमें आप जो भी आंसर करेंगे उसके आधार पर आपका EQ कैसे मेजर किया जाएगा। यहाँ कोई फॉर्मूला नहीं है। इस तरह के टेस्ट आइटम्स होंगे जिनका आप आंसर करेंगे, उसके आधार पर असेसमेंट होगा। तो आप इसका आंसर हमेशा क्या आपको ऐसा लगता है, या कभी लगता है, या कभी नहीं लगता है, ये इस तरह का आंसर देंगे। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, उसके आधार पर आपका टेस्ट स्कोर निकलेगा और टेस्ट स्कोर के आधार पर आपका EQ का डिटरमिनेशन होगा कि कितना आपका EQ है। अब इमोशनल इंटेलिजेंस को डेवलप करने के लिए क्या करना होगा। तो पहला है कि बच्चों को अपना और दूसरे के फीलिंग को समझने के लिए उनको ट्रेनिंग देनी होगी, उनको हेल्प करना होगा। जैसे बच्चे जिद कर लेते हैं कि ये बात मेरी नहीं मानी जा रही है, नहीं, तो बच्चों को ये समझाना होगा क्यों नहीं मानी जा रही है, इसके पीछे क्या मजबूरी है, क्या दिक्कत है, पेरेंट्स की क्या दिक्कत है, या फिर स्कूल की क्या दिक्कत है, क्यों नहीं आपकी हर बात मानी जा रही है। हो सकता है इकोनॉमिक कुछ कारण हो, कुछ फिजिकल कारण हो, कुछ ऐसा इमोशन, कोई भी रीज़न हो सकता है। तो बच्चों को ये सिखाना होगा कि वो उस रीज़न को समझें और अंडरस्टैंड करें। दूसरा, टू अंडरस्टैंड द फीलिंग ऑफ अदर्स, दूसरे की फीलिंग को समझने के लिए कौन सा ट्रेट डेवलप करना होगा। किसी की फीलिंग को समझने के लिए आपको एक गुड लिसनर बनना होगा, तभी आप दूसरे की फीलिंग को समझ पाएंगे। और जब आप दूसरे की फीलिंग को समझेंगे तब आपका इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ेगा। क्योंकि दूसरे की बात को जब सुनेंगे, उसकी फीलिंग्स को जब आप जानेंगे, तो उसके प्रति आपको एम्पैथी होगी, आपको उसके प्रति सिंपैथी होगी। तब आप उसके नज़रिए से सोचेंगे, खुद को वहाँ रख कर सोचेंगे, तो आपका EQ बढ़ेगा। ठीक है, तो इसलिए गुड लिसनर होना बहुत ज़रूरी है।
फिर तीसरा है नॉट टू सप्रेस इमोशंस, डेवलप टू बैलेंस बिटवीन रैशनल थॉट एंड इमोशंस। मतलब आपको अपनी भावनाओं को दबाना नहीं है, लेकिन हर भावना को एक्सप्रेस करके दूसरे को तकलीफ पहुंचाने वाली भावना को भी आपको एक्सप्रेस करके अगले को तकलीफ पहुंचाना ये सही नहीं है। तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मेंटेन ए बैलेंस, स्ट्राइक ए बैलेंस बिटवीन रैशनल थॉट क्या सही है एंड आपका इमोशंस क्या बोल रहा है, दोनों के बीच में एक बैलेंस इस्टेब्लिश करना होगा। अगला है एक्ट ऑफ एक्सप्रेसिंग वंस फीलिंग एट राइट टाइम विथ राइट पर्सन इन ए राइट वे है। ये एरिस्टोटल का कहना है कि हम राइट पर्सन राइट टाइम राइट पर्सन के साथ आपको अपनी बातें कहनी है, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना है। फिर क्या खाली राइट आदमी मिल गया और बोल दिया, नहीं, राइट टाइम राइट प्लेस, ये सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए और सही तरीके से बोलना है। ये सारी चीज़ें आपके इमोशनल इंटेलिजेंस को दर्शाती हैं और आपके EQ को बढ़ाती हैं। फिर इसके बाद क्या है, सोशल स्किल डेवलप करना। इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ाने के लिए सोशल स्किल्स कैसा होता है, आप लोगों से कैसे बिहेव करते हैं, कैसे उनको ग्रीट करते हैं, कैसे उनसे मिलते हैं, कैसे आप उन प्रॉब्लम सॉल्विंग में मदद करते हैं, कैसे आप सोशल कार्यों में होते हैं, कैसे आप क्रिएटिव होते हैं। तो जितनी तरह की चीज़ें हैं, आप अपने रीजनिंग कैसे देते हैं, ये सारी चीज़ें सोशल स्किल के तहत आती हैं। तो इन चीज़ को जब आप डेवलप करेंगे तो आपका EQ या इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ेगा। तो दैट्स ऑल अबाउट इमोशनल इंटेलिजेंस। अब हम लोग अगले क्लास में दूसरी चीज़ पढ़ेंगे। थैंक यू।